हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूअर्स की भेजी गई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो घटना आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। हॉरर वाइब्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और मैं बिहार के कटिहार जिला से हूँ। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम सत्य है। ये घटना मेरे साथ घटी है। आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूं तो मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं हॉरर वाइब्स के माध्यम से आप लोगों को इस घटना के बारे में बताने वाला हूं। ये घटना 2012 की है। उस वक्त मुझे डांस सीखने का और सिखाने का बहुत शौक था। मैं छोटे मोटे स्टंट भी किया करता था और इसके लिए मैं बच्चों को सिखाया भी करता था, जिससे मेरी थोड़ी आमदनी भी हो जाती थी। वो सारे बच्चे मुझसे डांस सीखने आते थे, लेकिन मेरे पास डांस सिखाने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं थी। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक बाग था। वो बाग में आम के पेड़ और बांस की बड़ी बड़ी कोठियां भी थी। मेरे घर से करीबन वो 5-6 किलोमीटर दूर था। मैं सारे बच्चों को वहीं पर बुलाता था और हम सब वहीं मिलकर प्रैक्टिस भी किया करते थे। 2012 की मई या जून की बात है। उस दिन मेरे घर वाले 2 दिन के लिए बाहर गए थे। मैं रोज के रूटीन की तरह बच्चों को डांस सिखाने के लिए गया हुआ था। उसी बाग से कुछ ही दूरी पर मेरा एक दोस्त रहता है। उसका नाम ट्विंकल है। उसने मुझसे बोला कि आज रात तुम मेरे यहाँ खाना खाने के लिए आ जाओ। मैंने पहले उसे मना किया, लेकिन उसने बार बार मुझे बुलाया। उस वक्त थोड़ी हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी थी, तो मैं वहां से फिर तुरंत ट्विंकल के घर चला गया। वहां पर हम लोगों ने खाना बनाया और खाया। कुछ देर बाद हम लोगों ने थोड़ी सी ड्रिंक भी कर ली थी, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ड्रिंक करने के बाद नॉर्मली आदमी के सेंसेस और तेज काम करने लगते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा हाइपर भी हो गया था। मुझे पता नहीं कि मैंने अपने दोस्त को ये बात क्यों बोली। मैंने नशे में उससे बोला कि तू हमेशा भूतों की बात करता है, चल आज भूत देख ही लेते हैं। कहाँ है भूत? वो मुझसे बार बार इस चीज़ के लिए मना कर रहा था, लेकिन मैं नशे में उसको ज़बरदस्ती उसके घर के बाहर ले गया। पहले तो वो जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में वो भी चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर उसको हल्का सा डर लगा। उसने कहा कि हम अपने एक और दोस्त को बुला लेते हैं। ट्विंकल ने अपने एक और दोस्त को बुला लिया और फिर हम 3 लोग थे। उसके घर के कुछ ही पीछे एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के साइड से होते हुए पीछे की तरफ बहुत बड़े बड़े बाग और जंगल भी थे। मैंने उससे कहा कि हम लोग उस जंगल के अंदर चलते हैं। पता नहीं हम तीनों को क्या सूझी, हम लोग उस जंगल के अंदर चले गए और वहां पर कुछ देर तक जोर जोर से हंसते भी रहे। उसके बाद मैं जोर जोर से चिल्ला के भूत प्रेतों को गालियां भी देने लगा। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। और फिर ये शब्द दोहराने के बाद मैं बार बार उनको गंदी गंदी गालियां दे रहा था और ये करीबन 15 से 20 मिनट तक चला। जब कुछ भी नहीं हुआ तो हम तीनों लोग जोर जोर से हंस के वापस चले गए। हालांकि वहां पर गालियां सिर्फ मैं ही दे रहा था, बाकी के दोनों लोग शांत थे, वो सिर्फ हंस रहे थे। रात काफी ज्यादा हो गई थी। मेरे दोस्त ने कहा कि अब हमें घर वापस चलना चाहिए। फिर उसने किसी तरह मुझे रास्ते के बीच में छोड़ दिया। मैं नशे में था। मैं धीरे धीरे किसी तरह डगमगाते हुए अपने घर पहुंचा। घर का मैंने ताला खोला और अंदर चला गया। उस मैं अपने बेड पर लेट के उसी को टीवी पर देख रहा था। मैं कुछ देर तक तो उसको देखता रहा। मैंने अपने हाथ को बेड के ऊपर रखा हुआ था और चुपचाप उसी शो को लेटे हुए देख रहा था। नशा भी मुझे काफी ज्यादा था। तभी अचानक से मेरा हाथ किसी ने बहुत जोर से दबा दिया और मुझे वो चीज दिख नहीं रही थी कि कौन है, लेकिन मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि मेरा हाथ दबा हुआ है। वो जो भी चीज थी जिसने मेरा हाथ दबाया था, उसके हाथ के निशान भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और मैं उठ भी नहीं पा रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मेरे मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। मैं सामने चलती हुई टीवी को साफ साफ देख सकता था, लेकिन मैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, लेकिन बार बार भूल जा रहा था।
चाहकर भी मेरे जबान से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। और कुछ देर बाद मैं अचानक से ठीक हो गया। मेरा पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मैं अपने बिस्तर से उठा और मैंने टीवी को बंद किया और कुछ देर तक बस बैठा ही रहा। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मेरे साथ और भी ज़्यादा भयानक घटना घटी। मेरे घर के जस्ट बगल में एक छोटा सा घर और है। वहाँ पर हम अपनी गाड़ियों को खड़ा किया करते थे। मैं वहीं पर ही उस दिन रात में सो रहा था। मैं जहाँ पर सो रहा था, मेरे सर के पास और मेरे पैर के पास दोनों तरफ खिड़की थी। मैं पूरब पश्चिम की तरफ करके मुंह सो रहा था। रात के करीबन 1 बजे मेरे सर के पास वाली खिड़की पर मुझे चूड़ियों की आवाज़ आई। वो कोई औरत थी। उसने अपने हाथ में चूड़ी पहने हुए थे और लगातार अपने हाथों को खिड़की पर मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो खिड़कियों को अपनी चूड़ी से तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं उठा और तभी वो आवाज़ दोबारा घूम के मेरे पैरों के पास आने लगी। पैरों के पास वाली खिड़की से भी सेम वैसी आवाज़ आने लगी जो कि मेरे सर के पास वाली खिड़की के पास से आ रही थी। फिर ये चीज़ एक एक करके होने लगी, कभी सर के पास, कभी पैर के पास। वो चीज़ बार बार गोल गोल घूम के दोनों खिड़कियों पर आ रही थी। मैं उन सब चीज़ को देख रहा था, लेकिन मैं फिर भी दोबारा उठ नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से जम चुके थे। मैं दोबारा हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और ऊपर वाले का नाम लेने लगा, लेकिन मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया है। पूरे हाथ पैर एकदम जम चुके थे। चेहरा और पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका था। कुछ देर बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया और मेरे गले से आवाज़ भी निकलने लगी। जैसे ही मुझे लगा कि मैं अपने कंट्रोल में आ गया हूँ, मैंने दोबारा हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दिया। उसके बाद में मैं थोड़ा सा और होश में आया। मुझे तुरंत गुस्सा आ गई। मेरे बेड के बगल में एक बड़ी सी लाठी रखी हुई थी। मैंने गुस्से में उस लाठी को उठाया और दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ जाने लगा कि ये जो कोई भी होगा आज मैं उसे मार डालूंगा। हालांकि मेरी ये सोच बहुत ही बचकानी थी, लेकिन मैं क्या ही कर सकता था। मैंने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि मेरे घर से करीबन 100 मीटर दूर एक अमरूद का पेड़ है। वहां पर एक औरत खड़ी हुई थी जो मेरे घर से धीरे धीरे दूर की तरफ जा रही थी। उसने अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी और उसने लाल रंग के कपड़े भी पहने हुए थे। उसके पूरे बाल जमीन तक थे और जमीन को छू रहे थे। मैं उसे देख रहा था। उसको देखने के बाद कुछ सेकंड तक मेरी गले से आवाज तक नहीं निकली और मैं एकदम शांत था। मैंने बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप अपने घर के अंदर दोबारा वापस आ गया और बेड पर लेट के ऊपर वाले का नाम लेने लगा। मैं पूरी रात नहीं सोया। मुझे अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे थे। अगले दिन जब मैं सुबह नॉर्मल हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि हमें भूत प्रेतों को गाली नहीं देनी चाहिए और इन अजीब सी काली शक्तियों को किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये दूसरी घटना मुझको आकाश जी ने जौनपुर से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको आकाश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। हॉरर वाइब्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आकाश है। आज जिस घटना के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोग शायद उस पर विश्वास ना करो, लेकिन ये घटना एकदम सच है और मैं किसी भी तरीके की कोई भी कहानी नहीं बना रहा हूं। ये घटना मेरे ही साथ हुई थी। मुझे लगता था कि एक भूत मेरा दोस्त है। हाँ, दरअसल ये घटना 2003 की है। मैं अपने गांव गया हुआ था। मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था। ज़्यादातर टाइम मैं अकेले ही रहता था। मुझे पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था। अपने गांव में जाके अपने खेतों के पास मैं पतंग उड़ाया करता था। और लोग भी पतंग उड़ाते थे, लेकिन मैं सबसे बातचीत थोड़ा कम करता था। आज भी मुझको वो दिन साफ साफ याद है। शाम हो रही थी। मैं पतंग उड़ा रहा था और किसी वजह से मेरी पतंग की डोर टूट गई और पतंग मेरे खेत के जस्ट कुछ ही दूरी पर सामने बगीचे में जाके गिरी। हालांकि उस बगीचे में लाशों को भी जलाया जाता था। हमारा गांव और आसपास के जितने भी गांव थे, वो अपने बुजुर्गों का अंतिम संस्कार उसी बाग के किनारे में किया करते थे और ज़्यादातर जितनी भी मौतें हमारे गांव में हमारे गांव के आसपास होती थी, वहीं पर ही सारे शवों को जलाया जाता था। हालांकि मुझे इसके बारे में पता था।
मेरी पतंग जब वहां पर टूट के गिरी तो मुझे वो साफ साफ नजर आ रही थी कि वो बगीचे के बाहर गिरी हुई है। वहां पर छोटे बच्चों और महिलाओं का जाना मना है, क्योंकि वहां के बारे में बोलते हैं कि काली रूह और काली आत्माएं वहां पर घूमा करती हैं, क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा नकारात्मक जगह है। उस वक्त पिताजी करीब चवन्नी या अठन्नी दिया करते थे और वो मुझ पर गुस्सा भी बहुत होते थे। वो मुझे जल्दी पैसे नहीं देते थे ताकि मेरे पैसे मांगने की आदत खराब ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि मैं जाके उस पतंग को उठा के ले आता हूं। मैं पिताजी से दोबारा पैसे नहीं मांगूंगा। मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने अपनी चरखी वहीं पर ही छोड़ दी और उसी जंगल की तरफ पतंग उठाने के लिए चला गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे पतंग वहां पर दिखी ही नहीं। मेरी पतंग जंगल के अंदर थी। हालांकि उसकी सद्दी और डोर जो कि पतंग में बनी हुई थी उसको मैं साफ साफ देख सकता था कि वो एक पेड़ के ऊपर से होते हुए नीचे जमीन पर आकर गिरी है। मैंने सोचा कि मैं उसे खींचूंगा तो वो बाहर आ जाएगी, लेकिन वो पतंग जंगल के अंदर ही थी। वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो एक पेड़ के ऊपर फंसी हुई थी। मैं चाहकर भी उसको उतार नहीं सकता था, क्योंकि वो पेड़ काफी ज्यादा बड़ा था और मैं उस पेड़ पर चढ़ने के लिए काफी ज्यादा छोटा। मैंने अपनी उम्मीद को वहीं तोड़ा और फिर मैं वापस घर की तरफ जाने लगा। मैं जैसे ही घूमा मुझे पीछे से आवाज आई, एक ऐसी आवाज जैसे किसी ने मुझे इशारा किया हो। इस आवाज को सुनते ही मैं तुरंत पीछे की तरफ घूमा। मुझे कोई भी नहीं दिखा। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। मैं दोबारा घर की तरफ जाने लगा और तभी वो पतंग जो बहुत ही ऊपर फंसी हुई थी वो मेरे सामने आके गिरी। उस पतंग को देखते ही मैं एकदम चौंक गया। वो काफी ज्यादा ऊपर फंसी हुई थी। उसका छूटना बिल्कुल भी नामुमकिन था। हालांकि पतंग हल्की फुल्की फट भी गई थी, लेकिन वो नीचे कैसे आई इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। खैर, मैंने सोचा कि मैं इस पतंग को जोड़ लूंगा और इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने पतंग को उठाया और उसकी फंसी हुई रील को दोबारा खींचने लगा और अपने हाथों में लपेटने लगा। तभी मैंने देखा कि उस बाग के अंदर अंधेरे की तरफ से उस रील को किसी और चीज ने पकड़ा हुआ है। मैंने उस रील को काफी जोर से पकड़ा था और वो रील हवा में थी। अंधेरे की तरफ वो रील किसने पकड़ी थी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे पहले लगा कि शायद पेड़ की किसी टहनी में वो रील फंसी हुई है, तो मैं उसको खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ताजुब तो मुझे तब हुआ जब उस रील को उस अंधेरे से भी कोई खींचने लगा। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने उस रील को वहीं पर ही छोड़ दिया और पतंग को लेकर दोबारा भागने लगा, लेकिन वो रील उस पतंग में ही फंसी हुई थी। मैंने उसको पकड़ा और अंदर से दोबारा उस पतंग को किसी ने खींच लिया। मैं दोबारा उस पतंग को उठाने के लिए जैसे ही जंगल की तरफ दोबारा वापस भागा, मुझे अंदर से एक आवाज आई कि जंगल के अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। और वो आवाज एक बच्चे की थी। मैं उस आवाज को साफ साफ सुन सकता था और ये मेरा कोई भी वहम नहीं था। उस आवाज को सुनने के बाद मैं एकदम चौंक गया। मैं काफी ज्यादा डर गया था। जंगल के अंदर मुझे एक काली परछाई भी दिखाई दे रही थी जो कि एक बच्चे की थी। उसकी हाइट और मेरी हाइट लगभग सेम ही थी। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था। मैं अंदर नहीं गया और वापस घर की तरफ भाग के चला गया। इस घटना के बारे में मैंने किसी से बताया नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी पापा मुझे पक्का डांटते, क्योंकि उस तरफ सबका जाना मना था और मैं उसी तरफ ही गया था। अगले दिन मैं दोबारा उसी जगह पर ही था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोचा कि मैं उस बाग की तरफ दोबारा जाऊं। हो सकता है मेरी पतंग मुझे दोबारा वहीं पर पड़ी मिल जाए। मैं दोबारा उस बाग की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरी पतंग वहीं पर ही पड़ी हुई थी और उस पतंग में फंसी हुई रील जंगल के अंदर गई हुई थी। मैंने चुपचाप उस पतंग में फंसी हुई रील को तोड़ा और पतंग को लेके वापस आने लगा। और तभी मुझे दोबारा उसी की आवाज आई कि तुम फिर आ गए, आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। और इस बार वो मैंने आवाज सच में सुनी थी। वो मेरा कोई वहम नहीं था। लेकिन मैं कभी भी जंगल के अंदर नहीं गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की कि तुम कौन हो और जंगल के बाहर क्यों नहीं आते हो। उसने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और वो एक भूत था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उससे बात करते वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। मैं फिर वहां से चला गया। उसके बाद मैंने इस घटना के बारे में अपनी मम्मी को बता ही दिया। मम्मी मुझ पर तुरंत गुस्सा करने लगी कि मैं आखिर उस तरफ गया क्यों था। उन्होंने पापा को यह बात बता दी और पापा भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। अजीब तो तब हुआ जब मैं रात में अपने कमरे में सो रहा था और मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी। हालांकि मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे उसके होने का कुछ भी महसूस नहीं हुआ।
लेकिन वो आवाज़ बस मुझे सुनाई दी और लगातार मेरे कानों में वो आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे मुझे उस आवाज़ से डर लगने लगा था। इसके बारे में मैंने मम्मी को बताया। मम्मी को किसी भी तरीके की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और उनको लगा कि मुझे वहम हो गया है। कुछ दिन में मेरी तबीयत भी खराब होने लगी और सर घूमने लगा। उल्टी वगैरह आना बहुत ही नॉर्मल हो गया मेरे लिए। कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं बाहर का कुछ खाता भी नहीं था, तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो भी नहीं सकती थी। पता नहीं पापा के दिमाग में क्या आया। उनको जब वो बात पता चली थी कि मैं जंगल के उस हिस्से पर जाता हूँ तो वो उसी वक्त से मुझ पर शक करने लगे थे। उन्होंने फिर अपने जान पहचान के एक पुजारी से बात की। उस पुजारी को मेरा पहना हुआ एक कपड़ा दिखाया और पुजारी उस कपड़े से ही समझ गया कि मुझ पर किसी आत्मा का साया है और वो साया एक बच्चे की आत्मा का है। हालांकि वो आत्मा मुझे किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन उसके मेरे पास होने से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। पुजारी का ये कहना था कि उस आत्मा से सिर्फ मैं ही बात कर सकता था। काफ़ी अजीब सी घटना थी ये, लेकिन ये मेरे साथ ही घटी। फिर किसी तरह उस पुजारी ने कोई तावीज़ बनाई और वो मुझे पहना दी। हालांकि मम्मी इन सब तावीज़ वगैरह चीज़ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। उनको सिर्फ पूजा पाठ से ही मतलब था, क्योंकि उनको तावीज़ वगैरह एक काला जादू लगता था। वो पूजा वगैरह भी बहुत किया करती थी। खैर करीबन एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत दोबारा ठीक होने लगी और वो जो आवाज़ मुझे सुनाई देती थी वो भी सुनाई देना बंद हो गई। मुझे उस दिन के बाद से जंगल के उस हिस्से में जाने के लिए एकदम मना कर दिया गया। यह घटना धीरे धीरे पूरे गांव में भी फैल गई। लोग मुझसे इस चीज़ के बारे में पूछते भी थे कि मुझे कैसा लगता था, आखिर वो चीज़ दिखती कैसी थी। मैंने इसके बारे में कभी किसी को कुछ ज़्यादा बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे इसके बारे में बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैंने सुना है कि अगर इन सब चीज़ों के बारे में बात करो तो ये सब चीज़ें तुम्हारी तरफ दोबारा अट्रैक्ट होने लगती हैं। इस घटना के करीब 3 से 4 साल बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया और फिर मैं अपनी नानी के यहाँ चला गया था और बाकी की पढ़ाई वहीं से ही कंटिन्यू की, और फिर ऐसी कोई भी घटना मेरे साथ नहीं घटी। ये तीसरी घटना मुझको आदिल जी ने कानपुर से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको आदिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम आदिल है। यह घटना 2012 की है। काफ़ी अजीब घटना थी ये। 2012 में मेरे पास कोई भी मोटरसाइकिल नहीं थी। मेरे अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और नानी की भी तबीयत ख़राब थी। अम्मी को नानी के पास जाना था। अब्बू साइकिल चला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा था। मैं जैसे तैसे मम्मी को नानी के यहाँ छोड़ के वापस आ रहा था। इतनी भी शाम नहीं हुई थी कि मुझे रास्ता दिखाई न दे या मुझे टॉर्च की ज़रूरत पड़े। मैं अपने घर वापस लौट रहा था। जिस रोड से मैं अपने घर को जा रहा था उसी के बगल से एक कच्ची रोड भी गई थी। वहाँ पर हमारे खेत थे। हमारा खेत बाकी लोगों के खेत से एकदम अलग और अकेले पीछे था। मेन रोड से मुझे मेरे खेत तक जाने में करीबन 500 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। उस वक्त पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं अपने खेत को देखने के लिए चला गया। मैंने सोचा कि मैं एक राउंड मार दूं। आमतौर पर वहाँ पर रात में जानवर आके फसलों को ख़राब कर दिया करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार जाके सारी फसलों को दोबारा देख लूं। अंधेरा ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं रोड से लेके खेत तक गया तो सूरज हल्का फुल्का डूब चुका था। मैं अपने खेत को साफ साफ देख सकता था और वहाँ पे सारी फसलें ठीक ठाक बोई हुई थीं। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरे खेत के एकदम पीछे साइड में एक काली परछाई है। वो झुकी हुई थी और झुक झुक के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस परछाई को देख के मुझे साफ साफ ये पता चल रहा था कि वो कोई जानवर की परछाई है। जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था वहीं पर मैंने अपनी साइकिल को खड़ी की और मैं वहीं से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। आमतौर पर जानवर आवाज़ सुन के भाग जाते हैं, लेकिन वो वहीं पे ही टहल रहा था। मुझे लगा कि ये फसलों को ख़राब कर देगा, इसलिए मैंने अपनी साइकिल वहीं पर खड़ी की और उस परछाई के पास जाने लगा। मैंने उस वक्त अपने हाथ में एक भारी सी ईंट पकड़ रखी थी। मुझे लगा कि अगर वो जानवर बड़ा होगा तो शायद मैं उसे मार के भगा दूंगा, क्योंकि वो फसलों को ख़राब कर रहा था। मैं खेत के एकदम पीछे साइड में गया। वहां पर कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। जब मैं उस परछाई के पास पहुंचा तो वो भी कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ी हो गई। जब वो परछाई रुकी तो मेरी उसकी दूरी करीबन 10 मीटर की थी और मैं साफ साफ उसे देख सकता था। वो कोई जानवर नहीं था, वो कोई अजीब सी ही परछाई थी। पहले तो वो झुक के चल रही थी, लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने वो परछाई मुझसे भी 2 गुना बड़ी हो गई। मैं उसके आर पार भी देख सकता था
लेकिन वो एक काली बड़ी परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा था कि मैं अपने हाथों में जिस ईंट को पकड़ा हुआ हूं वो उसकी तरफ फेंक दूं, लेकिन मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से जम गए हैं। वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आया आखिर क्या हुआ। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैं वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन मैं भाग भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरे पैरों में जैसे जान आ गई हो और मैं दोबारा अपनी साइकिल की तरफ भागा। मैं साफ साफ उस चीज को महसूस कर सकता था कि वो परछाई भी मेरे पीछे ही भाग रही है। मैं जैसे तैसे अपनी साइकिल के पास पहुंचा और मैंने अपनी साइकिल को पकड़ने की कोशिश की। मैंने जैसे अपनी साइकिल पकड़ी, मेरी साइकिल हवा में 1 मीटर दूर पीछे उड़ के गिर गई। ऐसा लगा कि किसी ने उठा के मेरी साइकिल को जोर से फेंका हो, लेकिन वहां पर मुझे और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने अपनी साइकिल को वहीं पर ही छोड़ दिया और मेन रोड की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगा। मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा था कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है और किसी ने मेरे कंधे को छूने की कोशिश की है। जैसे ही मैं मेन रोड पर पहुंचा, मैं रोड पर ही जाके नीचे बैठ गया। उस वक्त भी लोग वहां से आ जा रहे थे। मेरे जान पहचान के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने उसी वक्त साइकिल रोकी और मुझसे मेरी हालत के बारे में पूछा। मैंने उन्हें सब चीज बताई। उसने मुझसे दोबारा बोला कि हम चल के वहां पर देखते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत वहां पर जाने की बिल्कुल भी नहीं हुई। मैंने उससे बोला कि वो मुझे घर छोड़ दे। उन्होंने कहा ठीक है। अब्बू की भी तबीयत खराब थी और उन्हें भी दवाई देनी थी। जब मैं अब्बू के पास पहुंचा तो वो सो रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं पैदल आया हूं। उन्होंने मुझसे साइकिल के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि साइकिल मेरे एक दोस्त के पास है और अभी कुछ देर में वो मुझे साइकिल लाके दे जाएगा। वो जिन्होंने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया था, वो बाद में अपने दोस्तों के साथ मेरे खेत पर उस परछाई को देखने गए। उन्होंने बताया कि वहां पर कोई भी परछाई नहीं दिखी और मेरी साइकिल वहीं रोड पर ही पड़ी हुई थी। मैंने उन्हें बताया कि ये जो घटना मेरे साथ घटी एकदम सत्य थी। हालांकि वो मेरी बात पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन मैं मन ही मन जानता था कि वो यही समझ रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ है। वो मेरी साइकिल वापस लाकर दे गए और इस घटना को मैंने अगले दिन अपनी अम्मी को भी बताया। अम्मी ने फिर मुझे रात में वहां जाने से मना किया और उस दिन के बाद से मैं रात में कभी भी वहां पर नहीं जाता हूं। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूवर्स के द्वारा भेजी गई कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।